देहाती लड़के के छठे एपिसोड दीवाने हुए बादल में आपका स्वागत है, जिसे शशांक भारतीय ने लिखा है। दिन गुजरे, हफ्ते और महीने भी गुजरे, लम्हे भी गुजरने लगे। हर सुबह गुड मॉर्निंग और हर रात गुड नाइट होने लगी थी। साथ बिताने वाले हर मौके मुझे पसंद हैं। जब तुम आती हो वो लम्हा मुझे बहुत पसंद है। मेरे चेहरे की रंगत खिल जाती है तुम्हें देखकर। हम पास आ रहे हैं। मौसम बदल रहा है, बारिश भी हुई और अब तो सर्दियां भी आ गई हैं। जिन जिन त्योहारों के मुझे नाम भी नहीं पता, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर विश करने लगा हूँ। ईद उल मिलाद, मिलादुन नबी, सारे त्योहार मुझे पसंद हैं जिनमें गले लगकर बधाई देनी होती है। क्रिसमस, ईद और सबसे बढ़िया होली, उसमें तो रंग भी लगाना होता है। दिवाली में गले नहीं मिलते न, सो दिवाली का त्योहार है। दिवाली में बस दिए जलाओ और लड्डू खाओ, ये भी भला कोई त्योहार हुआ। प्यार बांटना चाहिए लोगों को, प्यार पर ही तो सब कुछ टिका है। पर क्या गारंटी है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? क्या होता क्या है ये प्यार? हाँ, बस तुम्हारे बारे में सोच कर बढ़ाए जा रहा हूँ इसे। मैं हमेशा खुद को समझाता रहता हूँ कि मेरा तुम्हारा कोई मैच नहीं है, पर यह मन है कि तुम्हारे बारे में ही सोचता है। कहाँ मैं अवधी और कहाँ पंजाबी, ओए यारा मिट्टी पाओ अवधी नू, तेनू की फर्क पैदा है। थोड़ा असी थोड़ा तुसी और क्या ही, सिर्फ तुम ही स्पेशल नहीं हो मेरे लिए। तुम्हारा फ़ोन नंबर जो जाने अनजाने रट गया है मुझे, या तुम्हारे मैसेज टाइप करने का स्टाइल जो मैं पढ़कर बता सकता हूँ कि तुमने भेजा है या नहीं, या वो सीट जहाँ तुम बैठती हो, या कैंटीन का वो कॉर्नर जो हमने छका रखा है। पर्चियों पर बने वो तुम्हारे कार्टून जिनमें मैंने तुम्हें भैंस की तरह मोटी बनाया है और तुमने मुझे बंदर की तरह बनाकर वापस किया है, वो भी बहुत खास है मेरे लिए। पर फिर भी हमारा कोई मैच नहीं है। वो बात अलग है कि मेरी धड़कनें तब तक वेंटिलेटर पर रहती हैं जब तक क्लास में तुम नहीं जाती हो। कुछ करना नहीं होता है, बस तुम्हारी मुस्कान जवाब देकर पहले शशांक की तरफ फिर अपनी कॉपी की तरफ देखना होता है। तुम मेरे दोस्तों से मुझे इतने हक से मांग ले जाती हो जितने हक से कोई रेल का सह्याद्री अखबार मांग लेता है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं खुद को तुम्हारे लायक समझता हूँ। वैसे ही कॉम्बिनेशन बनाकर क्लास में भी आने लगा हूँ। मैं दूसरे लड़कों के ड्रेसिंग सेंस को नोटिस करने लगा हूँ। शाहिद कपूर वाला स्टाइल, वो स्वेटर के नीचे से शर्ट निकालकर या गर्मियों में जीन्स के नीचे कोल्हापुरी चप्पल। तुम्हारी वजह से कितना बदल रहा हूँ मैं, पर यह सब मैं तुम्हें दिखाने के लिए थोड़ी न करता हूँ। एक पीयर प्रेशर है कि कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। हाँ, तुम एक आध बार कह दो कि अच्छे लग रहे हो रजत, तो क्या बुराई है। तुम्हारे गुड नाइट के बिना मुझे नींद नहीं आती, ऐसा भी नहीं। मैं यहाँ पढ़ने लिखने आया हूँ, हर उस लड़के की तरह जो गांव से पढ़ने लिखने आता है। मतलब कुछ मेरा गांव मेरा देश जैसा नहीं कि मैं अपने गांव का तारन करने जा रहा हूँ, पर प्रशांत भैया जैसे कुछ लोग मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं कुछ अच्छा करूँगा, कुछ बेहतर, कुछ दूसरों को बताने लायक। वो ये तो न कहें कि ठाकुर साहब ने भेजा था अपना लड़का बाहर पढ़ने को और वह वहाँ जाकर प्यार में बर्बाद हो गया, और मेरी मिसालें दी जाएं कि देखो वह जो भैंसों को चारा पानी कर रहा है, इसी को भेजा था पढ़ने, और बूढ़े लोग चिलम पीते हुए मजा लें। जब तुम गुनगुनाती धूप में घास पर बैठकर फिजिक्स प्रैक्टिकल का छोटा काम मेरी फाइल से छाप रही होती हो, तब मैं तुम पर चुपके से झुकाता हूँ। तब तुम्हारे बालों से कपिला पशु आहार की सौंधी खुशबू आती है और मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। देखो, मेरी तो तुलनाएं भी देहाती हैं, कैसे मैच होगा हमारा। पर तुम जब कह देती हो हर रात को सोने से पहले लव यू रज्जो, तो सारी खाई पट जाती है। हम और तुम एकदम बराबर आ जाते हैं। जब हम कैंपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ चलते हैं, तब वो मेरे लिए बड़ी बात होती है। मैं कभी कहता नहीं हूँ, एक्टिंग करता हूँ अपने दोस्तों के सामने तुम्हारे हाथ को अपने हाथ में अनजाने ही ले लेने की। तुम भी ये एक्टिंग करती हो रितेश, और अपनी सहेलियों के सामने। कभी कभी सोचता हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ लिखूं। क्या लिखूं? तुम्हारी तारीफ। लोग लिखते हैं प्यार में, पुराने लोग लिखते थे, मैं भी लिखूं।
मैं कोई कविता लिखता हूँ, पर तुम्हें तो कविताएं पसंद नहीं हैं। तुम तो हमेशा मेरी कविताओं का मजाक उड़ाती हो। क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हें कभी दिखाऊंगा ही नहीं, और तुम्हें कभी बताऊंगा भी नहीं अपनी बेकार सी फीलिंग्स के बारे में। चलो लिखते हैं। तुम आती हो तो लगता है सहर आई है चौखट पर। नहीं नहीं, ये थोड़ा आउटडेटेड हो गया। मैं फ्री वर्स लिखूंगा। तुम आती हो तो लगता है बैलेंस आया है अकाउंट में। हाँ, ये सही है। तुम आती हो तो लगता है बैलेंस आया है अकाउंट में, और मैं उससे खरीद लेता हूँ कई मेडल। जब तुम दूर से ही अपने छोटे छोटे हाथ हिलाती हो और कहती हो हाय रज्जो, और पास आकर मेरी बाहों में कूद जाती हो, एक चहल पहल सी छा जाती है हवाओं में। मैं अमीर हो जाता हूँ और खरीदता हूँ कई मेडल, तुम्हारे कंधे पर हाथ रखने के, तुम्हारे गाल खींचने के, तुम्हें कंधे से पकड़कर झंझोर देने का, या गालों पर हल्की सी चपत, तुम्हें गले लगाने का रजत पदक, जो किसी के देखने पर स्वर्ण पदक हो जाता है। जब शहर में किसी घर की अलमारियां देखता हूँ, वहां रखी ट्रॉफियां देख सोचता हूँ कि यहाँ के बच्चे कितने काबिल हैं। गांव की अलमारियां भी सजी होती अगर वहां भी चम्मच दौड़ और मेढक कूद जैसी प्रतियोगिताएं होती। मैं बहुत अमीर हो चुका हूँ और तुम्हें खबर भी नहीं, पर तुम्हारे सामने कभी इजहार नहीं करूँगा, और तुम्हारा हमेशा मजाक बनाऊंगा, तुम्हें नीचा दिखाऊंगा और तुम्हें चिढ़ाकर भागूंगा। मोटी कहीं की। हाँ, पता है तुम सीधे होकर बैठोगी और कहोगी कहाँ पेट निकला है बताओ। मुझे पता है नहीं निकला है, पर मैं जबरदस्ती चिढ़ाऊंगा। मेरा कॉपीराइट है। मैं बहुत बदतमीज हो गया हूँ आजकल। मेरे चेहरे पर रह रहकर मुस्कुराहट छा रही है और अगल बगल के लोग परेशान हैं। सामने टीवी चल रहा है और कोई तड़क भड़क वाला आइटम सॉन्ग बज रहा है। मेरा मन उधर नहीं है। आज संडे है तो बाबा की दुकान पर काफी भीड़ भी है। सब जल्दी में हैं। मेरी आंखें बंद हैं और इतनी सारी चीजें दिमाग में चल रही हैं। मेरे ख्यालों में एक सरगोश खामोशी है। भैया, कलम कितनी रखनी है? नाई की कर्कश आवाज ने मुझे जगाया। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें पढ़ते वक्त बहुत नींद आती है। मुझे बाल कटवाते वक्त बड़ी बुरी वाली आती है। इस बढ़िया नींद और प्रेरणा के खूबसूरत ख्याल को इस बदतमीज कबाब में हड्डी ने डिस्टर्ब किया था। लड़का यही कोई 21-22 साल का था, जिसने अपने बालों पर भी काफी एक्सपेरिमेंट किए हुए थे। रुको एक मिनट, पूछ लेता हूँ। मैंने उसे रुकने का इशारा करके प्रेरणा को फोन मिलाया। नाई ने अपने ललछूं बाल झपकाए और मुझे घूरने लगा। एक तो वैसे भी संडे है, ऊपर से यह और इंतजार करवा रहे हैं। प्रेरणा ने फोन 3-4 घंटे के बाद उठाया। सुनो बिल्ला, मेरे ऊपर फ्रांच सूट करेगा। फ्रांच मुझे वैसे भी नहीं रखना था। फोन करने का उद्देश्य बस उस बेगैरत नाई को जताना था कि सुन ले बेघूंचू, किसी से मिलने जा रहा हूँ मैं, तेरी तरह सिंगल नहीं हूँ जो इतनी बेरहमी से उस्तरा चला रहा है। थोड़ा प्यार से कर भाई, ये शक्ल किसी को दिखानी है। काफी उम्र बीत गई है, तेरे रेगमाल जैसे हाथों से गाल सहलवाते सहलवाते, क्या पता कोई नाजुक स्पर्श हो इन गालों की किस्मत में। समझे? परंतु प्रेरणा का जवाब उतना ही कान के कीड़े झाड़ने वाला था। मतलब तुम अभी बाल कटवा रहे हो और मैं घर से निकल चुकी हूँ। मैं लौट जाऊंगी बता रही हूँ। उधर से धमकी आई, अरे तुम्हें मेरा गिफ्ट भी तो लेना है अभी। बस 15 मिनट लगेंगे मुझे। मैंने अपनों शब्दों को चाशनी में डुबोया और नाई की तरफ एक बड़ी सी मुस्कान दी। देखा बे, कितना प्यार है। मुझे नहीं पता था कि वह बाद में मुझसे फेशियल के लिए पूछ लेगा। हमारे गांव का नाई तो इससे भी होशियार है। आप जरा सा नींद में गए नहीं कि फेशियल कर देगा। सतर्क रहना पड़ता है। गांव में नाई नहीं होता, नाव होता है, नाव। उसका काम बाल काटने के बाद गर्दन और खोपड़ी की जबरदस्त मालिश भी होता है, जो यहाँ के नाई नहीं करते। यहाँ के नाई बहुत बेगैरत हैं। बिना पूछे इनकी कंघी लो तो भी ये घूर कर देखते हैं, और मांगो तो ऐसी गंदी वाली कंघी ढूंढ कर देंगे कि बाल झाड़ने का मन ही ना करे। गिफ्ट मैंने कल ही ले लिया था, जल्दी आना, और लगोगे तुम बंदर ही, कोई भी शेव रखो। अपने कमेंट पर खनखनाई और फोन रख दिया। मेरे होठों पर भी एक मुस्कान तैर गई।
आसपास की खामोशी से लग रहा था कि घर से तो नहीं निकली थी मैडम, बस मुझे हूल दी जा रही थी। इस कामना में कि लास्ट वाला कमेंट उसने न सुना हो। मैंने नाई की तरफ मुस्कुराकर देखा। उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, तो न रखे फ्रेंच। मैं आईटी पर 20 मिनट से हूँ। कहाँ हो तुम? थोड़ी देर रुको, आ रहा हूँ। कितना टाइम लगता है बाल कटवाने में? मैं घर से आ गई और तुम? बाल कटवाने के बाद एक प्रोसेस होता है जिसे नहाना कहते हैं। शायद तुम्हें न पता हो। हे वेरी फनी, उसने मुंह बनाते हुए कहा। जल्दी आओ, बस 1 मिनट, सामने देखो। और मैंने फोन काट दिया। मैं वहां पिछले 15 मिनट से था और मैडम सिर्फ 2 मिनट 48 सेकंड पहले आकर हंगामा खड़ा कर रही थीं। उसने गहरे हरे रंग का सलवार सूट पहना हुआ था और बड़े से सनग्लासेस लगा रखे थे। ब्लैक कलर का पर्स साइड स्ट्रैप से लटका हुआ था। मैंने अनुमान किया कि मेरा गिफ्ट उसी में होगा। मैं आ तो पहले गया था, बस देखना चाहता था कि वो इंतजार करती हुई कैसी लगती है। या हो सकता है उसे देखने के बाद मैं सोचूं कि मुझे पहला डायलॉग क्या मारना है। यहाँ इनडायरेक्टली युवान बाबा का ज्ञान काम कर रहा था। रूल नंबर 471, किसी लड़की से मिलने जाओ तो उसे थोड़ा इंतजार करवाओ। जितनी देर वो इंतजार करेगी उतनी देर तुम्हारे बारे में सोचेगी। इस नियम पर भरोसा न होने के बावजूद मैंने उसे इंतजार करवाया। सर्दियों की सुबह इंतजार करना नहीं खलता है। लखनऊ शहर वैसे भी खूबसूरत है। रंग बिरंगे स्वेटरों, स्कार्फी, मफलरों के बीच खिली गुनगुनाती धूप जरूर मादकता का एहसास कराती है। अगर आप किसी के प्यार में हैं, तो लखनऊ आपको किसी परीलोक से कम नहीं लगेगा। बस परियां यहाँ होंडा एक्टिवा और प्लेजर पर उड़ती हैं। आप आंखें बंद करके भी मजा ले सकते हैं, बशर्ते आपकी प्राण शक्ति मजबूत होनी चाहिए। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और व्यंग्य में मुंह बनाया। तीखी मुस्कुराहट से ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा। आसमान नीला था। मुझे पता था कि वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, पर मैं तारीफ तो कर नहीं सकता था, मुझे मजाक ही उड़ाना था। उसने भी अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मेरी नजरों से देखा, फिर पूछा, क्या हंस क्या रहे हो? मैंने चुटकी ली। कमाल मेकअप किया है तुमने, वाह। ओह प्लीज, आई एम अ नेचुरल ब्यूटी। ओके, रहने भी दो। हम पैदल पैदल मानसरोवर रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़े। युवान ने मुझे आसपास के सभी होटलों के स्पेशल मील्स, प्राइवेसी और एवरेज बजट की डिटेल्स पहले ही दे दी थी। इन सब में सबसे बढ़िया मानसरोवर ही सेलेक्ट किया मैंने। चलते चलते मैंने उसके गाल पर उंगली रगड़ते हुए कहा, उफ कितना पाउडर है। हम शारदा लाइब्रेरी के सामने थे। सड़क सुनसान थी। मुझे उसे छेड़ते हुए फलवाले ने देखा। वह मुझे देखकर मुस्कुराया। मैंने बड़े अधिकार से उसे अपने फलों की तरफ ध्यान देने को कहा। मैं कर्म कर रहा हूँ, तू फल की चिंता कर। एक दूसरे को नाक भान से चिढ़ाते चिढ़ाते हम रेस्टोरेंट तक आ गए थे। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, अच्छा मैं कैसा लग रहा हूँ? उसने मेरे कंधे के नीचे आते हुए और चूहे की तरह अपनी आंखें चकमकाते मेरी नाक हिलाते हुए कहा, तुम क्यूट लग रहे हो। क्यूट? यार मैं इतना माचो टाइप रफ एंड टफ लुक रख के आया हूँ और तुम कह रही हो कि मैं क्यूट लग रहा हूँ। तुम मेरे क्यूटू हो। उसने होंठ गोल किए और मेरे गाल खींचे। यार ये लेदर जैकेट देखो, खड़े बाल देखो, रग्ड लुक देखो, कम से कम हैंडसम तो कह ही सकती हो। मैंने अपनी दोनों बाहें फैलाकर होम शॉप के सेल्समैन की तरह अपना प्रचार किया। नो, क्यूट लगले हो। उसने किसी अनिच्छुक ग्राहक की तरह अपनी गर्दन हिलाए और आगे बढ़ गई। मैं पीछे पीछे चल पड़ा। मेरे अंदर एक गर्व मिश्रित मुस्कान खिली थी जिसे मैंने बाहर नहीं आने दिया। हम झगड़ते हुए रेस्टोरेंट के पास आ गए थे। पार्किंग के पास के लोग हमें मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। गार्ड ने तुरंत सलाम किया। मैंने एक चीज नोटिस की है कि अगर आप किसी लड़की के साथ जाते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह ज्यादा इज्जत देने लगते हैं। वेटर भी तुरंत ऑर्डर लेने आता है। अंदर पहुंचकर मैं एक यक्ष प्रश्न में फंस गया। रेस्टोरेंट में भीड़ ज्यादा नहीं थी और ठीक ठाक प्राइवेसी दे रखी थी। गद्देदार सोफे,
शीशे की मेजें और लाइटिंग हल्की ऑरेंज कलर की कर रखी थी। वेटर बाहर खड़ा था, जो बुलाने पर ही आता था। घुसने पर ही वेटर ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा कि बेटा आज तुम्हारा बड़ा वाला कटेगा। मैंने भी उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। साले मुस्कुरा क्या रहे हो, 1 रुपया भी टिप नहीं छोड़ेंगे। आज रेस्टोरेंट में घुसने से पहले ही मैंने माँ बाराही की कसम खाई थी कि सारे काम एमए पास आउट जेंटलमैन की तरह करूँगा। उसके बैठने से पहले ही मैंने शिद्दत से कुर्सी खींची और पूरी कोशिश की कि कुर्सी खींचते वक्त गिर से ना हो। यक्ष प्रश्न मेरे सामने यह आया कि मैं प्रेरणा के बगल बैठूं या उसके सामने। सामने बैठूंगा तो मैं अपनी पारंपरिक धक्का मुक्की, मारपीट, उसकी प्लेट से छीना झपटी नहीं कर पाऊंगा और बगल बैठूंगा तो उसे देख नहीं पाऊंगा। फिर मुझे अपनी जेंटलमैन प्रतिज्ञा याद आई और मैं तमीज और तहजीब से उसके सामने बैठ गया। उसने अपने बड़े से पर्स में से एक कार्ड निकाला और नीले रंग के रैपर में एक चौकोर सा डब्बा निकाला। वाओ, 2 गिफ्ट हैं क्या मेरे लिए? मैंने उत्साह में अपने दोनों हाथ रगड़ते हुए कहा। उसने हाँ में सर हिलाया। मैंने एक पोएम लिखी है तुम्हारे लिए इस कार्ड में, जिसे तुम घर पर देखना। और ये तुमने 3 इम्पॉसिबल काम किए हैं मेरे लिए। मैंने उसकी बात को बीच में ही काटा। कौन से 3 इम्पॉसिबल काम? हाँ, 3 नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम। 1, तुमने कुछ लिखा है। 2, एक कविता। 3, मेरे ऊपर। हाँ सच में, मैंने लिखी है। मर जाऊं क्या? अभी देख लूं प्लीज। नहीं, घर पर देखना। अच्छा, गिफ्ट खोल के देख लूं? अब गिफ्ट तो खोल के देख ही सकता हूँ। मैंने बच्चों जैसे जिद की और टेबल पर अपनी उंगलियां बजाई। अगर युवान और शशांक ये जान जाएंगे कि मैं प्रेरणा के सामने बच्चा बन जाता हूँ तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। अच्छा रुको, मैं दिखाती हूँ। इतनी देर में वेटर सूप लाकर मेरे बगल में खड़ा हो गया। मैंने उसे घूर कर देखा। वह मेरी तरफ मुस्कुराकर देख रहा था। योर ऑर्डर सर। मैंने सलीके से उसकी तश्तरी से सूप बाउल उठाए और अपने और प्रेरणा के सामने रखे। फिर शालीनता से वेटर की तरफ देखा और यह एक्टिंग की कि मुझे ये सब तौर तरीके पता हैं। मन ही मन में उससे कह रहा था, साले ये किसके ऑर्डर पर लाया है, इसके पैसे नहीं पड़ते। उसने फिर दोहराया, सर मेन कोर्स में क्या लेंगे? वो अंदर ही अंदर मुझसे कह रहा था, भग देहाती, ये मैम आते ही सबसे पहले सूप पसंद करती हैं। प्रेरणा मेनू उठाकर देख रही थी। जहां उसकी नज़र रुक रही थी, उसके राइट हैंड साइड प्राइस की तरफ मेरी नज़र भी रुक रही थी। आप बाहर से कितने भी आई डोंट केयर बने रहिए, पर आपका सबकॉन्शियस माइंड सर्विस टैक्स तक जोड़ लेता है। मैंने अपने आप को व्यस्त और निर्लिप्त दिखाने के लिए अपना मोबाइल निकाला और पुराने पड़े मैसेजेस को फिर से पढ़ने लगा। रज्जो, डोसा ऑर्डर करूं? उसने मेनू कार्ड में देखते हुए ही पूछा। हाँ, मुझे तो कुछ भी चलेगा। नहीं डोसा नहीं, वो ऐसे लपेट कर आता है, सांभर भी रहता है साथ में, वो कद्दू वाला, छुरी कांटे के साथ खाया जाता है। तुम देहाती कहीं के रोटी सब्जी की तरह खाओगे। नॉट गुड, नॉट गुड। और उसके साथ नारियल की चटनी होती है जो 1 चम्मच चाटने के बाद तुम फेंक दोगे। नहीं नहीं, डोसा नॉट गुड। अरे वो डोसा मैंने कल ही खाया था, कुछ और ऑर्डर करो। मैंने मोबाइल से नज़र उचकाकर प्रेरणा की तरफ देखा। प्रेरणा के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि क्या ऑर्डर करे। बैराई अब भी वहीं खड़ा था। रज्जो, पनीर का कुछ। चिली पनीर, हाँ ठीक रहेगा। चिली पनीर में क्या होता है? कुछ नहीं, भाग से भूंको, गप्य अंदर सस्ता सुंदर टिकाऊ पनीर। चिली पनीर, हाँ चिली पनीर कर दो। मैंने आत्मविश्वास के साथ बैरे की तरफ देखा। उसने भी मुझे करुणा भरी दृष्टि से देखा, जैसे कह रहा हो, तेरे जैसे देहाती न चिली पनीर ही खा के जाते हैं। ठीक है भैया, चिली पनीर ड्राई विद फ्राइड राइस। दोनों फुल रहेंगे। हम 1:05 सेकंड तक यूं ही बैठे रहे। फिर उसने कहा, अब गिफ्ट खोल के देखोगे भी कि मैंने क्या दिया है? अरे तुम दिखाने वाली थी न। अच्छा ठीक है, ये रैपर पढ़ो, देखो मैंने क्या लिखा है। उसने धीरे धीरे गिफ्ट खोलना शुरू किया।
मेरे चेहरे की चमक बढ़ती जा रही थी। यह एक हरे रंग का खूबसूरत कॉफी मग था। सबसे पहले मेरे गंदे दिमाग ने उसका दाम लगाया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि उसने कहीं से लिया होगा। फिर उसके पीछे की उसकी भावनाओं के बारे में सोचा। इससे आगे मैं कुछ सोचता, उसने समेट कर रख दिया। अब हम दोनों फिर खाली बैठे हुए थे और कुछ करने को नहीं था। उसने अपने पर्स से कुछ तिलिस्मी चीजें निकाली, एक छोटा शीशा, क्लिप और क्लेचर वगैरह। फिर अपनी जटाओं से स्टिक खींची तो वो भर भरा कर उसके कंधे पर बिखर गईं। रेस्तरां में दूसरी तरफ एक कपल बैठा हुआ था और एक दोस्तों का ग्रुप बैठा हुआ था। कुछ मेजें खाली थीं। सभी मेजों पर चिली और टोमेटो सॉस, नमक और काली मिर्च पाउडर पहले से रखे हुए थे। एक और पारदर्शी चीज रखी हुई थी जो मुझे बाद में पता चली कि व्हाइट विनेगर मने सिरका है। उस जोड़े में बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को पुचकार पुचकार कर अपने हाथों से खिला रहा था। मुझे उस लड़की को देखकर बकरीद के बकरे की याद आई। लड़कों के सूप में एक दो लड़कों ने पलट पलट कर प्रेरणा को देखा, फिर मुझे देखा, फिर अपने ग्रुप में बातें करने लगे। लड़कों में एक आपसी मूक समझौता होता है जो लड़कियां कभी नहीं जान पाएंगी। मैंने प्रेरणा का हैंडबैग उठाया और मेज पर साइड में रख दिया, जिससे उन्हें प्रेरणा का चेहरा न दिखे। अब हम एकदम अकेले थे। वेटर भी अब अगले 15 मिनट नहीं आने वाला था। उसने अपने बाल खोल रखे थे और जलवे बिखेर रखे थे। उसकी आंखें मोबाइल स्क्रीन पर गड़ी हुई थीं। मेरी आंखें उसके गुलाबी चेहरे पर गड़ी हुई थीं। मेरे मन के बैकग्राउंड में दो गाने एक साथ बज रहे थे। एक, हे सेक्सी लेडी, आई लाइक योर ग्लो, योर बॉडी इज बैंगिंग आउट ऑफ कंट्रोल। 2, खुलल केश गच्छिन, कमर राजधानी, अरे देवताई मन कैसे मानी। क्या सोच रहे हो? उसने मोबाइल में देखते देखते पूछा। कुछ नहीं, ये वेटर काफी लेट कर रहा है। नहीं, मैंने इधर उधर देखते हुए कहा और अपने अंदर के भावों को दबाने की कोशिश की। हाँ, काफी लेट कर रहा है। वो अपने मोबाइल में ही घुसी हुई थी और शायद किसी को मैसेज कर रही थी। अचानक ही वह काफी जोरों से हंसने लगी। वो हंसे जा रही थी और टेबल भी पीट रही थी। मैं उसकी बेपरवाह हंसी के पीछे के चुटकुले को बिना समझे ही हंसी में साथ देने की कोशिश करने लगा। मैंने भावें उचकाई जिसका मतलब था, क्यों हंस रही हो? उसने अपना मोबाइल हिलाया, जिसका मतलब था, जोक है। मैंने हाथ का इशारा किया, तो सुनाओ। उसने मोबाइल में देखकर कंटिन्यू किया, इलेक्शन और सेक्स में क्या कॉमन है? फिर मोबाइल से नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा और भावें उचकाए। इस शब्द की कल्पना मैंने कभी उसके मुंह से नहीं की थी। मुझे कुछ अटपटा लगा। कोई लड़की किसी लड़के से ऐसे ओपनली जिक्र कैसे कर सकती है? मैंने अपने होठों पर लिबरल ढोंगी की मुस्कान चिपकाई और पता नहीं में सर हिलाया। ... उम्मीदवार का खड़ा होना और हंसी छूट पड़ी। ही हा हा हे है। किसने भेजा होगा इसको ये मैसेज? कोष्टक क किसने भेजा तुम्हें ये मैसेज? अरे ये एक दानिश है, मेरी कोचिंग का फ्रेंड है। कौन सी कोचिंग? अपनी कोचिंग में तो नहीं है। अरे बैंकिंग वाली। छोड़ो, तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? इधर आओ, कुछ सेल्फी लेते हैं। मैंने मन में सोचा कि मैं उसके पीछे क्यों पड़ा हूँ। यद्यपि मुझे डैक्स जरूर हुआ कि मैंने यहाँ आज तक एक रोमांटिक मैसेज नहीं भेजा है और लड़के नॉनवेज चुटकुले भेज रहे हैं। कितना पीछे हूँ मैं, इस रेस में रहूंगा मैं देहाती ही। हमेशा आउटडेटेड तरीके होंगे मेरे पास। मेरा मन किया कि अपनी इस असफलता पर मुंह फुलाकर बैठा रहूं, परंतु सेल्फी के लालच में मैं उसके पास चला गया। सेती और पास जाने का लालच। वे हमारा मील ले आया था। अपनी जेंटलमैन प्रतिज्ञा याद आते ही मैंने परोसना शुरू किया, पर मुझे तुरंत डांट पड़ी। रज्जो, लर्न सम मैनर्स यार, पहले सामने वाले की प्लेट में डालते हैं। लालची कहीं के, पनीर देखा नहीं कि टूट पड़े। वो मुझे भूख ज्यादा लगी थी, इसलिए मैंने एक बेकार सी एक्सक्यूज पेश की। उसने मुझे घूर कर देखा और मेरी बोलती बंद हो गई। मामला परोसा गया और मैंने धीरे धीरे खाना शुरू किया। मेरे चम्मच, प्लेट और मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए थी। मैंने आज मिलने से पहले बहुत बार इस साथ की कल्पना की थी। कैसे हम बैठे होंगे,
कैसे वो मुझे देख रही होगी और मैं उसे। मैंने सोचा था ज्यादा नहीं पर कम से कम 1 चम्मच मैं उसे अपने हाथों से खिलाऊंगा, बस 1 टुकड़ा। मैंने सोचा था कि मैं कितने कॉन्फिडेंस में होऊंगा, इधर उधर की हाँक रहा होऊंगा और बातों ही बातों में 1 चम्मच उठाऊंगा और पर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मेरी और उसकी दोनों की प्लेट का खाना लगभग खत्म हुआ जा रहा था, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने कई बार रिहर्सल की, 1 पनीर का टुकड़ा अपनी प्लेट से उठाने की, उसे चम्मच से काटा भी, फिर उसे और छोटा किया कि वह कह देगी कि यह बड़ा है, छोटा करो, तो मैंने उसे और छोटा किया और ऐसा करते करते मैंने कई छोटे टुकड़े खाए। पर हिम्मत नहीं हुई कि 1 चम्मच उसके मुंह के पास ले जाया जाए। एक जा भी रहा था तो उसने जैसे ही नजर उठाकर देखा, मैंने गप से अपने मुंह के अंदर कर लिया। अंत में मैंने एकदम इसका उलट किया, जो हमारे रिश्ते के अनुकूल था, पर वो नहीं था जो मैं चाहता था। मैंने जल्दी से अपनी प्लेट साफ की और प्रेरणा की प्लेट में भी छीना झपटी करने लगा। ये वो बिल्कुल नहीं है जो मैं चाहता हूँ, बस ये मेरी ऊर्जा और भावनाएं हैं तुम्हारे लिए, जो दूसरी तरह से प्रदर्शित होती हैं। हर व्यक्ति में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो वह कर पाए जो चाहता है। कभी कभी ठीक इसका उलट होता है। मैं उठकर वॉशरूम चला आया। मैंने अपने चेहरे पर पानी के छींटे दिए और अपनी बेबसी पर झुंझलाया। शीशे में अपने को देखकर कोसा भी। यहाँ मैं 1 चम्मच नहीं उठा पा रहा हूँ और युवान ने तो मुझे बड़ी बड़ी विद्याएं बताई हैं। गुड बाय किस और फलाना धिमका। हग ठीक रहता है, इससे प्यार प्रदर्शित होता है, किस विस लिजलिजी चीजें हैं, गीली चीजें हैं, गंदी चीजें हैं, ये सब मैसेज वैसेज में ठीक रहता है। गले मिलना इसलिए ठीक होता है क्योंकि इसके लिए वही मुझे खींचती है। अगर इसकी शुरुआत भी मुझे करनी होती तो इसमें भी मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। कई बार मिलने के 1 घंटे बाद उसे ख्याल आता है, अरे आज तुमने मुझे हग नहीं किया। बेवकूफ प्रेरणा नहीं, बेवकूफ मैं हूँ। मैंने शीशे में अपने आप को देखा और झल्लाया। फिलहाल मुझे इस अथातो चुमकर जिज्ञासा की कोई जरूरत नहीं है। मैं वापस आया तो प्रेरणा सौंफ और मिश्री फांक रही थी। उसकी चेहरे की मुस्कुराहट से लग रहा था कि वह बिल दे चुकी है। यार ये क्या बात हुई, ट्रीट तो मेरी थी, तुम बिल कैसे दे सकती हो? बैठो बैठो। उसने बेतकल्लुफी से 1 आंख बंद करके मुझे बैठने का इशारा किया। क्या बैठूं? मगर मैं बैठ गया। वेटर भी अपनी टिप लेकर जा चुका था। मैं अपना माथा पकड़कर झुंझलाहट दिखा रहा था, पर मुझे बहुत गुस्सा भी नहीं आ रहा था। मैंने तिरछी नज़र से बिल की तरफ देखा, मेरे 800 रुपये बच गए थे। मुझे अपने आप पर झुंझलाहट हुई कि मैं इतना धूर्त कैसे हो सकता हूँ। उसके बिल पे करने का मुझे बहुत डाइट नहीं है। यार, मैंने भी तो अपने बर्थडे की ट्रीट नहीं दी थी। प्रेरणा ने एक हल्की सफाई पेश की, ये क्या बात हुई, अभी मेरा था ना। मैंने अपने गुस्से में वजन लाने की कोशिश की, पर मेरी बदतमीज जेब कह रही थी, ठीक है भाई, अरे लड़ना बंद करो, मैंने कर दिया ना, नेक्स्ट टाइम तुम कर देना, वैसे भी कैंटीन में तुम कहाँ पे करने देते हो? उसने कंधे उचकाए, अरे कैंटीन में पे करता ही कौन है, वहाँ सेटिंग होती है अपनी दिलीप से। कहकर मैंने आंख मारी। मामला शांत हुआ। उसके चेहरे पर भी हंसी के डिंपल थे, हलवाई डिंपल। मैंने गिफ्ट उठाकर अपने बैग में डाल लिया। बगल वाले कपल ने खाना खत्म करके आइसक्रीम ले ली थी। लड़का अपने हाथ से लड़की को खिला रहा था और लड़की अपने हाथ से लड़के को चटा रही थी। उनके इस सामूहिक टुचेपन का आनंद बगल वाला ग्रुप ले रहा था। प्रेरणा ने मुझे उनकी तरफ इशारा किया। मैंने उनकी तरफ देखा, फिर प्रेरणा की तरफ देखकर मुस्कुराया। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। प्रेरणा, कल मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था तो वहाँ मुझे पहले ये बताओ कि तुम इतना पढ़ते क्यों हो, ये आउट ऑफ सिलेबस चीजें। अरे सुनो तो, मेरा इंटरेस्ट है बस। तो मैं बाटर सिस्टम पढ़ रहा था, तुमने पढ़ा है बाटर सिस्टम? उसने ना में सर हिलाया। ये पैसे के आने के पहले का सिस्टम है। जैसे अगर तुम्हारे पास गेहूं है और तुम्हें चावल खरीदना है, तो तुम ऐसे आदमी के पास जाओगे जिसके पास चावल है और उसे गेहूं खरीदना है, मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस।
हाँ तो, उसने सहमति में सर हिलाया। तो मतलब हमारे सारे रिश्ते बार्टर सिस्टम पर ही तो बने हैं। ये दुनिया पैसे के बजाय दरअसल बार्टर सिस्टम पर चल रही है। अब भला ये कंक्लूजन कैसे निकाल लिया तुमने? अच्छा चलो मान लो कि हम तुम एक कपल हैं। हाँ मान लिया। इतनी जल्दी मान लिया? यही तो मनवाना है जिंदगी भर के लिए। एक बार और रिपीट करता हूँ। मानो हम एक कपल हैं और आइसक्रीम खा रहे हैं। मैं वेनिला खा रहा हूँ और तुम स्ट्रॉबेरी खा रही हो। मुझे इन्हीं दोनों वैरायटी के नाम पता थे। नहीं, मैं डार्क फॉरेस्ट खाऊंगी। उसने अपनी चुलबुली आंखें मटकाईं। अब यह एक नया नाम बताया उसने। हाँ, ठीक है। अब अगर मुझे तुम्हारी डार्क फॉरेस्ट खानी है तो मैं तुम्हें अपनी वेनिला में से एक बाइट दूंगा और बदले में तुम मुझे डार्क फॉरेस्ट में से एक बाइट दोगी। तो क्या ये प्यार है? नहीं, बार्टर सिस्टम। उसने एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सर हिलाते हुए कहा। दैट्स अ गुड गर्ल। इसमें हम दूसरे के पास जाते हैं क्योंकि उससे हमारी जरूरत पूरी होती है और उसकी जरूरत हमसे पूरी होती है। बार्टर सिस्टम। लोग परिवार भी तो इसीलिए बनाते हैं। बार्टर सिस्टम। उसने हाथ उठाकर नारा लगाते हुए कहा। ये दोनों एक दूसरे की आइसक्रीम खा रहे हैं, तो क्या ये प्यार है? नहीं बार्टर सिस्टम। उसने जोर से नारा लगाया। तो सवाल ये है कि क्या तुम मेरे साथ एक बार्टर सिस्टम में आना चाहोगी? हाँ, बिल्कुल, चलो। उसने फिर से नारा लगाया। चलो, बगल में आइसक्रीम पार्लर है वहाँ खाएंगे। और हाँ, इस बार बिल मैं दूंगा। सिर्फ मैं। मैंने उंगली दिखाई, तेजी से उठा और गेट की तरफ गया। दरवाजे का हैंडल सख्ती से पकड़कर कुछ राहत मिली। मुझे लगा कि मुझे दरवाजे के सहारे की जरूरत है। इस आखिरी सवाल पर मेरी दिल की धड़कनें बहुत बढ़ गई थीं। सांसें भी तेज हो गई थीं। ये सारा प्रपंच मैंने इसीलिए किया था। मुझे पता था कि बार्टर सिस्टम का ऑफर मैंने आइसक्रीम के लिए नहीं किया था। उसे क्या लगा था कि मैं आइसक्रीम के लिए पूछ रहा हूँ या फिर क्या प्रेरणा को भी पता था? इतने बेपरवाह तरीके से हर बात के लिए हाँ। क्या इसे पता नहीं कि लड़कियों की एक मुस्कुराहट पर लोग अरमानों के फ्लाईओवर बना लेते हैं? या यह एक हाँ है? सोची समझी हाँ। मैं दरवाजे पर खड़ा अपनी सांसों को नॉर्मल कर रहा था कि उसने पीछे से आके मुझे मुक्का दिया। चले मिस्टर इकोनॉमिस्ट। मैं इस नए डेवलपमेंट पर अपना रिएक्शन नहीं तैयार कर पा रहा था। मैं उसके पीछे पीछे चला। वहां से निकलने पर उसने एक नया फरमान सुनाया। मुझे ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, एक क्लासमेट मुझे आईटी से पिक कर लेगा। कौन क्लासमेट? केविन। केविन, यार, वो दानिश था। ये केविन है। मैं रजत हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यह क्या हो रहा है भाई? इतनी धर्मनिरपेक्षता ठीक नहीं। कोष्टक। अरे फ्रेंड है यार, यहाँ से मैं कैट वाली कोचिंग निकलूंगी। कैट, तुम तो कह रही थी कि अब सिर्फ बैंकिंग पर फोकस करोगी। छोड़ दिया था कैट तो। बस, स्पीड टेस्ट कंटिन्यू कर रखा है। अब बोल रखा है उसे। तो तुम क्या टाइम स्लॉट लेके आई थी मेरे लिए? और आज तो संडे है। आज स्पीड टेस्ट ही है। बताओ, न जाऊं? नहीं, जाओ। एसटी क्यों छोड़ोगी? अच्छा रुको, वो आ जाए मैं मिलवाती हूँ उससे तुम्हें। उसने मेरी आंखों में देखा ताकि मुझे भरोसा हो जाए कि वह बस एक दोस्त है। अरे नहीं, तुम जाओ, मैं क्या मिलूंगा उससे। केविन, घर का नाम चाहे कमलेश हो, फेसबुक पर केविन बने फिरते हैं। पिक एंड ड्रॉप सर्विस चला रहे हैं। ड्राइवर कहीं का। कोष्टक, तुमसे मिलकर लौटने पर आज जनवरी के महीने में बारिश हुई है। ये प्यार नहीं तो और क्या है? वेस्टर्न साइक्लोनिक डिफरेंस। और यह कॉफी मग, ये खूबसूरत कॉफी मग, भावनाओं से भरा हुआ, प्यारा, नाजुक कॉफी मग। कॉफी अभी बनाई जाए, तुरंत। यह मेरा आदेश है। कॉफी किसमें फेंटी जाए? क्या नए कॉफी मग में? नहीं, किसी पुराने कप में। नए बेशकीमती हरे नाजुक कॉफी मग में तो कॉफी ऊपर से डाली जाएगी, जैसे आसमान से उतरती है संध्या सुंदरी। धीरे 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 दूध तुरंत गर्म होने के लिए रख दिया और कॉफी फेंटी जाने लगी। एक कविता भी तो थी मेरे लिए। क्या थी वो? मैंने उसका फोल्ड किया हुआ कार्ड खोला। हैप्पी बर्थडे पिगी।
Within you, I have found the perfect friend, someone I know who will be there till then, and they are not just thoughts I hope will fulfill, but thought that will stand forever still, with lots of love. Your बिला पिल्ला। न जाने क्यों मुझे लगा कि मुझे कुछ फेसबुक पर डालना चाहिए। एक आज़ाद पंछी के माफिक कुछ, जिसने सारा आकाश पा लिया हो, जिसने फतह कर लिया मैदान करबला को। पर फेसबुक पर फैली अपनी सारी रिश्तेदारी और पटीदारी का ख्याल आते ही मैंने अपनी भावनाओं को डिस्क ब्रेक दिया। फिर भी फेसबुक खोला। शशांक ने 2 अपडेट्स डाले थे। पहला एक गाना था, दिल होते जो, मेरे सीने में 3, एक भी ना देता मैं तुमको, और बजाता मैं बीन। ओ तेरी, ये तो हम दोनों ने मिलकर बनाया था। साले ने मुझे क्रेडिट भी नहीं दिया, अब उस पर कमेंट कर करके लाइक्स बढ़वा रहा है। मैंने उस पर टिप्पणी की, साले मेरा क्रेडिट नहीं दिया। दूसरी पोस्ट में उसने हम तीनों की फोटो का कॉलेज डाला था। एक चौड़ी फोटो जिसके 3 पार्टीशन थे, जिसमें किनारे किनारे ये दोनों थे और बीच में मैं था। फोटो को जानबूझकर ब्लैक एंड वाइट किया गया था ताकि युवान के आगे हम दोनों नीग्रो न लगें। फोटो काफी ज्यादा एडिट की गई थी और हम तीनों ने चश्मा लगा रखा था। शशांक ने फोटो की टैगलाइन दी थी, बॉडी, ब्यूटी एंड द ब्रेन डेडली ट्रोइका। 1 घंटे के अंदर लाइक्स 100 के पार हो गए थे। बॉडी बिल्डर शशांक था, ब्यूटी युवान था और ब्रेन का टैग मुझे मिला था। हमने अपने ग्रुप को यही नाम दिया है। हालांकि कोई जानता नहीं है अभी इस ग्रुप के बारे में, पर शायद कभी दूसरों को दिलचस्पी हो। सबसे पहले युवान का कमेंट आया, ओहो भाई, लोगों के साथ मैं भी स्मार्ट लग रहा हूँ। जबकि सही बात तो ये थी कि उसी की वजह से अब तक 90 लड़कियों के लाइक्स आ गए थे। बाकी लाइक्स कुछ दानवीर दोस्तों की कृपा से थे। शशांक ने उसके कमेंट पर जवाब दिया, ठीक है, साथ रहोगे, सीख जाओगे। अगला कमेंट प्रेरणा का आया, ये बीच में कौन बंदर है। उसकी टिप्पणी का जवाब शशांक ने दिया, ओहो देख रहे हो युवान, अगल बगल 2 हैंडसम जेंटलमैन नहीं दिखाई दिया तो सिर्फ रजत। #ट्रू लव, #मेड फॉर ईच अदर। मैं चुपचाप इन सब के कमेंट देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। कॉफी के लिए दूध गर्म हो रहा था। मैं गैस धीमी करके वापस आया। प्रेरणा ने वापस जवाब दिया, #शशांक, हाँ बड़ी मुश्किल से मिलता है इतना सच्चा प्यार। #ट्रू लव। अब मुझसे जवाब दिए बिना रहा नहीं गया। मुझे लगा कि मेरे हस्तक्षेप की जरूरत है। बात ज्यादा आगे बढ़ रही है इसलिए मैंने कमेंट किया, #प्रेरणा दीक्षित, साइटेशन नीडेड। मैं विकिपीडिया से चोरी किए अपने ह्यूमर पर मुस्कुराया, मोबाइल बगल में मेज पर रखा और नाचते हुए पीछे घूमा कि सामने शशांक खड़ा था। उसने एक हाथ से दरवाजे को एक तरफ झिड़का और दूसरे हाथ में पकड़ा मोबाइल देखते हुए बोला, टू लव, हाँ अब्बे तुझे चिढ़ा रही है बस। मोबाइल में देख रहा था, मतलब मुझे नाचते हुए नहीं देखा होगा। कोष्टक, वह आया और धम से बिस्तर पर गिर गया। मुझे पानी की बोतल की तरफ इशारा करते हुए बोला, मतलब तुमने प्रोपोज नहीं किया अभी। अब्बे नहीं यार, मैंने प्रोपोज करने के ख्याल को झिड़कते हुए कहा, जैसे मैं जिंदगी में कभी करूंगा ही नहीं प्रोपोज वपोज। वह घुटने पर बैठकर मुंह में गुलाब दबाकर छी, गुलाब के कांटे चुभते नहीं होंगे। गुलाब कोई मुंह से खींच ले सटाक से लहूलुहान हो जाए आदमी। मेरा दिमाग इतना ज्यादा कुछ सोच गया और मैं मुस्कुरा पड़ा। ही। जब मैं अपने ख्यालों से वापस आया, शशांक कॉफी मग को हाथों में लेकर चारों ओर से निरीक्षण कर रहा था। ये कब लिया तुमने? वो आज ही खरीदा है। मैंने तुरंत झूठ बोल दिया। कितने का? अरे वो तुम जान के क्या करोगे? अचानक से मेरे दिमाग में कोई दाम नहीं आया। ज्यादा बताऊंगा तो कहेगा कि लुट गए और कम बताऊंगा तो इनडायरेक्टली प्रेरणा की बेइज्जती। ससुर बोतल पास करो, कॉफी मेरे लिए बन रही है ना। वह आराम से बिस्तर पर पैर फैलाकर लेट गया। अब भी मग को ध्यान से देख रहा था। मेरा मन कर रहा था कि जल्दी से उससे छीनकर किचन में रखाऊं, पर अगर मैं ज्यादा जोर दूंगा तो वो पकड़ लेगा कि मग प्रेरणा ने गिफ्ट किया है। नहीं, कॉफी तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं बन रही है, तुमको एक बूंद भी नहीं मिलेगी।
क्यों साले, वो गाना तो हम दोनों ने मिलके बनाया था, उसका क्रेडिट नहीं दिया मुझे। हाँ जाओ केस कर दो। वो ढिठाई से चोरी ऊपर से सीनाजोरी की तर्ज पर बोला। मैंने उसे पानी की बोतल पकड़ाई और कॉफी मग छीन लिया। पानी पीते वक्त अब भी उसकी नज़र मग पर ही थी। मैंने उठाकर अपने टेबल लैंप के बगल रख दिया। उसने पानी खत्म करके मग फिर उठा लिया और फिर उसे चारों तरफ से देखने लगा, जैसे कोई सुराग ढूंढ रहा हो। तुमने बताया नहीं कितने का है? मेरे कुछ देर चुप रहने पर उसने फरमान सुनाया, ये हम लेंगे, तुम दूसरा ले लो। अरे हम देंगे ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। अरे तुम दूसरा ले लो न। जबरदस्ती है क्या? वापस दो। मैंने मग लेने के लिए अपने हाथ आगे किए। वो मग लेकर खड़ा हो गया और हाथ ऊपर कर दिए। अपनी 6 फीट लंबाई का फायदा उठाया और मग को 8 फीट ऊपर लहराने लगा। यार मैंने भी तो तुम्हें अपना डंबल दे रखा है, वो भी एकदम फ्री में। वो तुम्हारे साइज के हिसाब से हल्का पड़ गया है, इसलिए तुमने मुझे दिया है। मग वापस करो। और मैंने तुम्हें अपना पंचिंग बैग भी तो दिया है, तो उसमें बालू तो मैंने भरी है न, तो क्या आखिर पंचिंग बैग तो मेरा है न। ठीक है, ले लो अपना पंचिंग बैग, मेरा मग मुझे वापस करो। मैं कुछ नहीं जानता, एक कॉफ़ी मग के लिए पंचिंग बैग वापस, ऐसा क्या खास है इसमें? गिफ्टेड है। उसने आंखें चमकाई। अब तो नहीं दूंगा, हम मार देंगे शशांक। उसने हाथ ऊपर कर रखे थे और मैं उचक रहा था। मैं जानबूझकर थोड़ा थोड़ा ही उचक रहा था ताकि शशांक को लगे कि मैं इतना ही उचक सकता हूँ और अचानक मैं हाई जंप मारकर झपट लूंगा। और मैंने ऐसा ही किया। एक हाई जंप में मैंने मग उसके हाथ से अपने हाथ में ले लिया और उसके हाथ से भी एक बित्ता ऊपर गया। जिस पल मेरे हाथ में मग आया, सेकंड के उस हिस्से में मेरे चेहरे पर जीत की झलक आई और शशांक को देखकर चिढ़ाया भी। पता नहीं कैसे नीचे आते वक्त मेरा पैर उसके पैर पर पड़ा। हल्का सा डिसबैलेंस और खन्नन। शशांक ने मेरी तरफ देखा और मैंने शशांक की तरफ, फिर टूटे हुए मग की तरफ। और कमरे में एक मातम की खामोशी छा गई। एक पल के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आया कि यह क्या हो गया। मैंने उस मासूम मग की तरफ देखा। हैंडल क्या, उसकी पैदी तक बिखर गई थी। उसका एक एक टुकड़ा पूरे कमरे में छिटक गया था। हाय मग, इतने प्यार से दिया गया मग, बेशकीमती मग। मेरी आंखों में आंसू आ गए। टूट गया, तोड़ दिया। मैंने रुआसी आंखों से जड़मूर्ति शशांक की तरफ देखा। वह हंसना चाहता था, पर मेरे रुआसे चेहरे को देखकर उसके चेहरे के भाव गायब हो गए। मुझे लग गया कि ये दुखी होने की एक्टिंग कर रहा है। शशांक, मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो अभी बता दो। पीछे दरवाजा खुला हुआ था और उसके दिमाग ने बहुत तेज काम किया। वह जल्दी से भागा। मैं उसके पीछे भागा। तब का टुकड़ा मेरे पैर में चुभ गया। मैं फिर भी भागा। उसने गलती की। नीचे जीने की ओर भागने के बजाय वो खुली छत की ओर भागा। छत सीमित थी। छत के कोने में वह पकड़ लिया गया। शायद वह खुद पकड़ लिया जाना चाहता था। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे मेरा मग चाहिए वापस, बस। चाहे जो हो जाए, मुझे मग चाहिए, मग चाहिए। मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया। मेरे सर पर खून सवार था। हाँ ले आएंगे। कितने का था? मैं नहीं जानता। मुझे डिट्टो ऐसा ही चाहिए। सेम यही चाहिए। अरे ऐसा ही ले आएंगे यार। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो ऐसा ही नहीं, एकदम यही लाना है, चाहे पूरा लखनऊ छान मारो, समझे? ठीक है, ठीक है। मेरी भी एक शर्त है। क्या? ये जो कॉफ़ी बन रही है वो मैं पी के जाऊंगा। ठीक है, पर मेरी एक और शर्त है। ये जो मेरे दिल के टुकड़े बिखरे हैं न पूरे कमरे में, तुम झाड़ू लगा के जाओगे। और मैं अपना पंचिंग बैग लेके जाऊंगा। और तुम जो ये मेरा पंच देख रहे हो न, ये खा के जाओगे। धप। चलो डिज़ाइन तो देख ले, तभी तो लाएंगे वैसा। हाँ, ध्यान से देख लो। अच्छा सुनो, प्रेरणा ने दिया था ना? हाँ, मुझे लग ही रहा था। भाई भाई भाई, एक गाना अभी अभी बनाया है, सुनाएं। उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। मैंने उंगली दिखाते हुए प्रेरणा की ओर इशारा किया। नहीं, उससे रिलेटेड नहीं है। टेढ़ा कर उसे सुनाने की हामी भरी।
मग सूना सूना लागे, कोई रहे न जब अपना। मग सूना सूना लागे, भाग साले। आज मुझे शशांक पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। अब ये मुझे कॉफ़ी मग लाकर थोड़ी न देगा, कम से कम 1 हफ्ता लगाएगा। आज प्रेरणा को भी मैसेज करने में एक अजीब सा अपराधबोध हो रहा है। जैसे वह पहला मैसेज यही करेगी, मेरा कॉफ़ी मग कैसा है? और मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह कहूँगा कि वो टूट गया शशांक की वजह से। कहीं शशांक ने उसे बता तो नहीं दिया फेसबुक पर? प्रेरणा ने बताया तो था कि उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी एफबी पर। मुझे अपने आप पर झुंझलाहट हुई कि मैंने क्यों उसे एक्सेप्ट करने के लिए हाँ बोल दिया था। ये कमीना सब बक देगा। मैंने शशांक को फ़ोन किया और उसे दोस्ती टूटने और कयामत से कयामत तक की डबल वार्निंग दे डाली। उसने नहीं बताया था। शशांक थोड़ा फ्लट टाइप तो है, पर इतना बेवकूफ़ नहीं है। वह मेरा दोस्त ही जीनियस आदमी है। मेरा मूड कुछ फ्रेश हुआ। आज इतना कुछ हुआ। मुझे प्रेरणा से बात करनी है, या यूं कहें कि बात आगे बढ़ानी है। उसने फेसबुक पर कमेंट किया था #TrueLove #MadeForEachOther। सबने देखा होगा ये। क्या ये सिर्फ शशांक को चिढ़ाने के लिए था या वह सच में मुझसे प्यार करती है? वो हमेशा मैसेज में लास्ट में लिखती है बाय लव यू रज्जो। क्या इसका मतलब है कि वो सच में मुझसे प्यार करती है? मैंने तो उसे अभी प्रोपोज भी नहीं किया और मुझे प्रोपोज करना आता भी नहीं। पर मुझे आगे तो बढ़ना है, कम से कम उस पर अपने हक का लेवल तो बढ़ाना ही है। रात के 9:30 बज रहे थे, यानी मेरे सोने में अभी आधे से 1 घंटे का मार्जिन है। वो मुझसे कहती है रज्जो, तू इतनी जल्दी क्यों सो जाता है? क्योंकि मुझे सुबह 5 बजे उठना होता है। और 5 बजे क्यों उठता है? क्योंकि मैं रनिंग के लिए जाता हूँ। फिर वो चिढ़ाती है आह द मैन विद फिक्स्ड शेड्यूल। फिर मैं उसके गाल खींचता हूँ, तेरी तरह आलसी थोड़ी न हूँ मैं, मोटी कहीं की। कभी कभी रात के 2 बजे उठकर भी मैंने प्रेरणा को क्वेश्चन समझाए हैं। ये बचपन से मुझे सुबह उठने की आदत क्यों है, और यह आदत बदलना मुश्किल है। मैंने उसे मैसेज किया बिल्ला पिल्ला, ये मेरा कोड वर्ड है। टिप 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 टिप। 1 मिनट की भी देर नहीं लगी कि उधर से मैसेज आया। रज्जो मोटे, क्या कर रही? पढ़ रही। मुझे तुम्हें 2 घूंसे मारने हैं पेट में कि भिस्क, और गाल पर 2 थप्पड़ भी। तू हमेशा मुझे मारता ही क्यों रहता है? क्योंकि तुम पे मेरा कॉपीराइट है, समझी? नोट: घूंसा आग्रह की विषय वस्तु है। हाँ समझे। अभी तुम्हारा सोने का टाइम है तो तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे है न? जाओ सो चुपचाप, मैं तुम्हारे पास आके सो जाऊं। हे आजा। रजत ऑफिशियल स्लीपिंग मैनुअल्स। 1. तुम्हारी गोद में सर रख कर सोएंगे। 2. तुम्हें तकिया बनाएंगे। और 3. तुम्हें लोरी सुनानी पड़ेगी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। मैं जबरदस्ती की मार्केटिंग कर रहा था, ठीक है, पर मुझे लोरी तो नहीं आती। नहीं, लोरी तो तुम्हें सुनानी पड़ेगी। ऐसे कैसे? फंडामेंटल राइट है मेरा, राइट टू लोरी मैन। मैं कितना ढीठ हो गया हूँ। इस समय अगर वह पूछती कि ये कौन से क्लॉज में है तो मैं उसे राइट टू लाइफ में डिफाइन कर देता। हाँ ठीक है, मैं तुझे पोएम सुना दूंगी, आजा। ठीक है, मैं सूसू करके आता हूँ। 6. कितना गंदा है तू, मैं नी सुलारी तुझे अपने पास। लो, तुम ही कहती हो लर्न सम मैनर्स रज्जो। अब सोने से पहले सूसू करना तो गुड मैनर्स हुए न। हा, तू कितना शैतान है। वो तो मैं हूँ, और तुम्हें जिंदगी भर परेशान करूँगा। हाँ, तुम मेरा जीना हराम करने आए हो न। चलो, अब मुझे पढ़ने दो। हम वो तो है, ठीक है, मुझे भी अब नींद आ रही है। बाय। गुड नाइट। बाय। लव यू। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। मैंने 2-3 बार लव यू टू टाइप किया, फिर डिलीट किया, टाइप किया, फिर डिलीट किया, डिलीट ही कर दिया। हिम्मत नहीं हुई सेंड करने की। पूरी चैट फिर से पढ़ी, अपने ह्यूमर पर हंसा, दिन भर की खुमारी को याद किया, फिर सो गया।